हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद इसकी क्लासेज में। देखिए दोस्तों, हम लोग भारतीय संविधान का भाग 4 जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात करता है, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। देखिए दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कुल जो है आपका अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक आर्टिकल दिए गए हैं। तो हम लोगों ने अपनी प्रीवियस 2 वीडियो में अनुच्छेद 45 तक देख लिया है। आपका जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसमें 45 तक हम लोग देख चुके हैं आर्टिकल। तो आज हम लोग इस वीडियो में 46 जो आर्टिकल है वो क्या कहता है, वो स्टेट को कौन सी ड्यूटी देता है, उसके बारे में देखेंगे। देखिए दोस्तों, जो आपका 46 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 46, इसमें जो है कहा गया है कि राज्य जो राज्य की जनता है, जो दुर्बल वर्ग है, विशेषतः वो लोग जो अनुसूचित जाति के हैं और अनुसूचित जनजाति के हैं, उनके लिए क्या करेगा, शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेषता और उन्नति और समाज में उनको न्याय प्राप्त हो सके और उनका शोषण ना हो सके, इन सभी बातों का ध्यान रखेगी। इन सभी तरह से इनको सुरक्षित रखने का प्रयास करेगा। मतलब 2 शब्दों में कहे तो जो राज्य है उसका ये ड्यूटी होगा कि जो समाज के दुर्बल वर्ग हैं और जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग हैं, और जैसे कि आपके SC ST हो गए, इन लोगों के लिए क्या करेगी राज्य, इनका किसी प्रकार का शोषण ना हो पाए और किसी प्रकार से इनको सामाजिक न्याय से वंचित ना किया जाए, उसके लिए राज्य जो है इनका ध्यान रखेगी, इनको विशेष उपबंध देगी और इनकी शिक्षा के लिए और इनके जो अर्थ संबंधी हित हैं उन संबंधित सभी बातों का ध्यान अनुच्छेद 46 के तहत राज्य रखेगा। नेक्स्ट अनुच्छेद देखते हैं। देखिए अनुच्छेद 47 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 47 दोस्तों कहता है कि राज्य के लोगों के जीवन स्तर और स्वास्थ्य को सुधारने के लिए राज्य क्या करेगा, प्रयत्न करेगा तथा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए औषधियों के प्रयोग किए जाने के अतिरिक्त स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक द्रव्य तथा अन्य पदार्थों के सेवन से प्रतिबंध लगाएगा। इसका मतलब सीधा से समझिए कि जो राज्य है वहाँ पे जो लोग निवास करते हैं, वहाँ पे जो भी सरकार की ये ड्यूटी है कि वहाँ पे निवास करने वाले लोगों के जीवन स्तर को सुधारने की कोशिश करे, उनके स्वास्थ्य को सही बनाए रखने का प्रयत्न करे, मतलब ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करे जिससे लोगों के हेल्थ में कोई इफेक्ट ना आए, कोई प्रॉब्लम ना हो। और जो भी मतलब औषधि हैं उसका भी ध्यान रखे गवर्नमेंट। और इसके साथ साथ जो लोग मतलब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक द्रव्य जैसे आपका शराब हो गया या फिर अन्य मादक चीज़ें होती हैं जैसे चरस, गांजा, अन्य चीज़ों के सेवन पर भी प्रतिबंध लगाएगा राज्य। ऐसा राज्य को ड्यूटी दिया गया है अनुच्छेद 47 के तहत। और इसी का प्रयोग करके जो बिहार राज्य है उसने जो है बिहार राज्य की गवर्नमेंट ने बिहार राज्य में जो आपका शराब का सेवन है उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। और मेरी राय माने तो पूरे भारत में ऐसा कर देना चाहिए, क्योंकि शराब एक ऐसी प्राकृतिक तत्व है समाज के लिए जो काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। और आगे देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 48। देखिए इसमें क्या कहा गया है। राज्य क्या करेगा, कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करेगा। मतलब जो भी हम लोग खेती किसानी करते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है और उसके साथ साथ लोग पशुपालन भी करते हैं, तो इसको जो है वैज्ञानिक तरीके से करने का प्रयत्न राज्य करेगा। और मतलब राज्य की ड्यूटी है कि ऐसे इन्वायरमेंट को क्रिएट करे कि एक वैज्ञानिक तरीके से भारतीय किसान काम कर सके। और दूसरा चीज़ क्या है, जो दुधारू जीव हैं जैसे गाय, भैंस या फिर अन्य दुधारू जीव जो भी होंगे, ऊँट या याक जो भी हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राज्यों में अनेक प्रकार के दुधारू जीव पाए जाते हैं, उनकी जो नस्लें हैं उनका संरक्षण करेगा। मतलब उनको जड़ से ख़त्म होने नहीं देगा, राज्य की ये ड्यूटी है। और बाकी उनके वध पे, देखिए दोस्तों यहाँ गलती हो गई, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ वध होना चाहिए था, तो उनके वध पे भी रोक लगाएगा राज्य। मतलब किसी भी दुधारू जीव के वध को रोक लगाया जाएगा। देखिए दोस्तों, इसी अनुच्छेद को प्रयोग में लाते हुए, इसी अनुच्छेद को संज्ञान में रखते हुए जो यूपी गवर्नमेंट है वहाँ यहाँ पे जो है दोस्तों, यूपी में जो गाय का वध है, या फिर मतलब यूपी में ही नहीं पूरे भारत में भी गाय के वध पे रोक लगाने का प्रयास किया जा रहा है। और ये लग जाए तो अच्छी बात है। और अन्य प्रकार के भी जो दुधारू जीव हैं इसी अनुच्छेद के तहत उनके वध पे रोक लगाया जा सकता है। आगे देखिए अनुच्छेद 48A हम लोग देखेंगे। 48A का मतलब क्या हुआ, मतलब ये जोड़ा गया है, जहाँ पे भी सब क्लास हो ये जोड़ा गया है, मतलब अनुच्छेद बाद में भारतीय संविधान में संशोधन करके। तो ये क्या कहता है, राज्य देश के पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन और वन और वन्य जीव सुरक्षा की प्रयास करेगा। मतलब जो राज्य है वो पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने का और उसको संरक्षित रखने का कार्य करेगा। और जो हमारे वन हैं, वन की कटाई को भी रोकेगा राज्य, और जो वन्य जीव हैं उनके संरक्षण का भी प्रयास राज्य करेगा। और इसी के अंतर्गत दोस्तों, मतलब इसके पहले 1972 ईस्वी में जो है
1972 ईस्वी में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया था, जिसके तहत दोस्तों कई वन्य जीवों को भी संरक्षण प्रदान किया गया था। तो जैसे आपका 1972 में जो आपका एलिफेंट है, 1972 ईस्वी में जो आपका एलिफेंट मतलब हाथी है उसको संरक्षण प्रदान किया गया, और जो आपका शेर है उसको संरक्षण प्रदान किया गया, मतलब उनके वध पे रोक लगाया गया। इस प्रकार से कई प्रकार के जीवों पे रोक लगाया गया। तो ये सब कैसे होता है, तो ये इन्हीं अनुच्छेदों को जो संविधान में लिखे हुए हैं इन्हीं को फॉलो करके किया जाता है। तो देखिए, जो ये अनुच्छेद 48 ही है, ये भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया, तो इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 का था, उसके द्वारा इसको संविधान में जोड़ा गया 1976 में। इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अनुच्छेद 49। इसके तहत क्या कहा गया है? अनुच्छेद 49 कहता है कि प्रत्येक राज्य जो सभी राज्यों के जो स्मारक होते हैं, जैसे यूपी में हो गया ताजमहल, दिल्ली में हो गया लाल किला, इस प्रकार के, जैसे राजस्थान में हो गया हवा महल, इस प्रकार से जितने भी भारतीय स्मारक हैं, ऐतिहासिक रुचियों के स्थान हैं, जो भी मतलब जिसको भी संसद ने राष्ट्रीय महत्व का मतलब राष्ट्रीय महत्व के अंतर्गत घोषित किया है, उनको संरक्षण प्रदान करने की प्रयत्न करेगा राज्य। मतलब अभी जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तहत जितने भी स्मारक हैं, जैसे भारत में अभी कुल 39 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, ये आपको पता होंगे। तो इनको संरक्षण प्रदान करने की जो ड्यूटी है वो राज्य के पास है अनुच्छेद 49 के तहत। आगे देखते हैं अनुच्छेद 50। देखिए ये क्या कहता है? इसके तहत कहा गया है कि राज्य लोक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका से अलग करने के लिए एक कदम उठाएगा। मतलब जो राज्य है वो जो लोक सेवाएं हैं वहाँ पे जो भी मतलब लोक सेवा का मतलब हो गया जो जिला स्तर पे जो राज्य न्यायपालिका है और कार्यपालिका है, या फिर स्टेट लेवल पे जो न्यायपालिका है कार्यपालिका है, उनको अलग करने का प्रयास राज्य करेगा। उनको अलग करने मतलब वो अपने कामों को सही तरीके से कर पाएँ, किसी भी प्रकार का वाद विवाद ना हो न्यायपालिका और कार्यपालिका में, ऐसा प्रयत्न राज्य करेगा। राज्य की ड्यूटी है अनुच्छेद 50 के अंतर्गत। आगे देखिए अनुच्छेद 51। देखिए इस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा तथा भारत की विदेश नीति के बारे में कहा गया है। देखिए जो भारत है, भारत एक प्रभु संपन्न देश है, तो इसके अपने कुछ नियम हैं जिसके तहत वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखेगा, और जो उसकी विदेश नीतियाँ हैं उसको भी फॉलो करेगा। तो इसके अंतर्गत 4 बातें कही गई हैं। देखिए भारत क्या करेगा? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा। जैसे भी जितने भी मतलब लीजिए यूएन में या जितनी भी संस्थाएं हैं जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वाद विवाद होता है, वार्ता होता है, वहाँ पे दोस्तों शांति के लिए जितने भी कदम उठाने हैं, शांति से रिलेटेड जितनी भी सुरक्षाएं प्रोवाइड करानी है, सबके बारे में भारत जो है उसको बढ़ावा देगा। और दूसरा क्या कहा गया है? भारत सभी राष्ट्रों के मध्य सम्मानजनक व्यवहार व न्याय संबंधों को बढ़ावा देगा। मतलब जितने भी भारत को छोड़ के अन्य राष्ट्र हैं, सभी के मध्य जो है सम्मानजनक व्यवहार रखेगा। मतलब पाकिस्तान की तरह नहीं कि वो लड़ते झगड़ते रहते हैं, हमेशा बाउंड्री लाइन पे वाद विवाद बनाते रहते हैं, या इवन चाइना जो ड्रैगन है वो भी अपनी बाउंड्री लाइन पे हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है। तो भारत की ऐसी पॉलिसी नहीं होगी। वो सभी जो अन्य राष्ट्र हैं उनके साथ व्यवहारजनक और न्याय संबंधी संबंधों को बढ़ावा देगा। मतलब जो व्यवहार बना के रहेगा भारत, और न्यायिक संबंध जैसे जो चीज़ कानून से होनी चाहिए उसको कानूनी तौर पे भारत करेगा। मतलब जो भी है पाकिस्तान अगर इंडिया के बॉर्डर पे जो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो न्याय के तहत ही इंडिया के आर्मी, सैनिक, BSF जो भी लगे हुए हैं वो न्याय के तहत ही, मतलब कानून के तहत ही जाके उनके अगेंस्ट जाते हैं, और मतलब हर चीज़ जो है कानूनी तौर पे की जाती है। और तीसरा जो है इसमें भारत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और संधियों का पालन करेगा और उसको बढ़ावा देगा। तो देखिए दोस्तों इसका अच्छा एग्जाम्पल यही होगा कि जो भारत है, कोई भी UN में मान लीजिए या किसी अन्य संस्था में कोई भी समझौता हो जाता है कि भारत यहाँ से किसी देश की बाउंड्री लाइन ऐसे बन गई है, तो मान लीजिए इंडिया का ही मैप है, तो इंडिया के मैप में जहाँ पे भी भारत है उसमें जो उसकी बाउंड्री लाइन इस तरह से मतलब बनी हुई है, मान लीजिए इधर पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में कभी भी भारत जो है ये लाइन क्रॉस नहीं करता है। पहले जब पाकिस्तानी इसको क्रॉस करते हैं तभी भारत उनके अगेंस्ट जाके बाउंड्री लाइन को या उस संधि समझौते को तोड़ता है कि हम मतलब भारत ने जो भी संधि की है उसको उसके अगेंस्ट तभी जाता है, पहले जब उसके अगेंस्ट में कोई दूसरा देश या दूसरा संगठन कुछ ऐसा व्यवहार करता है। तो भारत क्या करेगा? सभी संधि और समझौतों का पालना करेगा, ऐसा कहा गया है। तो इसके तहत भारत तो खरा उतरता है, लेकिन कुछ हमारे पड़ोसी देश हैं जो खरे नहीं उतरते, जैसे पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, ये सभी लोग हमेशा संधियों को तोड़ते रहते हैं, समझौतों को तोड़ते रहते हैं। चौथा क्या है? भारत अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को मध्यस्थता द्वारा सुलझाने
को प्रोत्साहित करेगा। मतलब जो भी अंतर्राष्ट्रीय झगड़े हैं, मतलब किसी देश, मान लीजिए दो देश हमेशा लड़ते रह रहे हैं, तो उनके बीच जो है ये नहीं भारत बढ़ावा देगा कि दोनों युद्ध कर लें, मतलब दोनों तरफ से कुछ इधर से कुछ इधर से गोली बारूद चल रहा है, तो भारत इसमें बीच में आके इनको समझौता कराने की कोशिश करेगा कि आप जो है इसको मध्यस्थता से इसको रोक दीजिए लड़ाई को, ना कि मतलब हथियारों से लड़ना शुरू करिए। तो मध्यस्थता की बात करता है, मतलब किसी तरह से सुलझा लीजिए, लड़ाई मत करिए। देखिए दोस्तों, जो ये आपका अनुच्छेद 46 से 51 तक आज हम लोगों ने वीडियो में देखा, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं और 36 से लेकर 51 तक हैं पूरे। तो इनके बारे में जो भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे केटी शाह, इन्होंने कहा था कि जो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है यह एक ऐसी चीज़ है जिसका मतलब एक ऐसा चेक है, सॉरी यहाँ भी थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, माफ़ करिएगा, ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। इसका इनके इस शब्द को कहने का कारण क्या था, क्योंकि जब हमारी संविधान सभा बैठी थी, जब राज्य के निर्देशक तत्वों की बात हुई थी, तो उस टाइम ये कहा गया था कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है, इसमें जो है जो राज्य हैं वो बाध्य नहीं है, वो चाहे तो जितने भी संविधान में मतलब 36 से लेकर 51 तक जितने भी लॉ, मतलब जितने भी अनुच्छेद आर्टिकल दिए गए, जितनी भी बातें लिखी गई हैं वो माने या ना माने, वो बाध्य नहीं है इसको मानने के लिए। तो इसी वजह से केटी शाह ने कहा था कि ये ऐसा चेक है, यहाँ चेक होना चाहिए था, जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। मतलब राज्य चाहे तो राज्य के निर्देशक तत्वों में जो बातें कही गई हैं उसका पालना करे या ना करे, कोई दबाव नहीं है उनके ऊपर। तो इसीलिए ऐसी बात उन्होंने कही थी। तो और दोस्तों आप लोग देखिए, आज हम लोगों ने जो भाग 4 है जिसमें राज्य के निर्देशक तत्व दिए गए हैं उसको तो पूरा देख लिया। अब हम लोग कल अगली वीडियो में, जो भी हमारी अगली वीडियो आएगी, उसमें दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं जो आपके मूल कर्तव्य हैं। तो उसको हम लोग अपनी अगली वीडियो में देखने वाले हैं, जो आपका भाग 4 ए में उल्लेखित है अनुच्छेद 51 ए के तहत। तो उसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में देखने वाले हैं। तो उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।